गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं अपनी बुक बी हाइव के चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो आज अपन स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। माई चाइल्डहुड जो ये चैप्टर है ये एक स्टोरी है, एक कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी कहानी है? एपीजे अब्दुल कलाम का, स्टोरी बाय एपीजे अब्दुल कलाम। जैसा कि मैंने नाम लिया एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि कलाम साहब जो हैं कौन थे, क्या थे, किस प्रकार इन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, किस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया और किस प्रकार भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। क्लियर है? इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को जन्म लिए। क्लियर है? जन्म स्थान था इनका रामेश्वरम, जो कि मद्रास में है। कहाँ? रामेश्वरम, मद्रास में। रामेश्वरम में भी एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। तो ये मद्रास के रामेश्वरम नामक प्रायद्वीप पर एक छोटी सी जगह धनुषकोडी, वहां पर 15 अक्टूबर सन 1931 को जन्मे। क्लियर है? ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, 11वें राष्ट्रपति के रूप में उभर करके सामने आए। क्लियर है ये वाली चीज? तो 25 जुलाई सन 2002 वो दिन कौन सा था? जिस दिन इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, अर्थात जिस दिन इन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला, तो वह दिन था 25 जुलाई 2002। अर्थात 25 जुलाई 2002 को ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए और 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। कि 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। डाइड 27 जुलाई 2015। कि इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। कि जब इनका देहांत हुआ तो उस दिन 25 जुलाई सन 2015 था और जो देहांत हुआ इनका वो शिलोंग, जो कि मेघालय में पड़ता है, मेघालय जो है वहां जगह है शिलोंग, वहां पर इनका देहांत हुआ। तो लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 83 वर्ष की आयु में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने मार्गदर्शन से भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इसलिए इनका निक नेम मिसाइल मैन रख दिया गया। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के परिवार की। तो देखिए, परिवार में आते ही सबसे पहले आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पिता। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पिता हैं, फादर हैं, जिनका पूरा नाम है जैनुल आबदीन मरक्यार। क्या नाम है? जैनुल आबदीन मरक्यार। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पिता जैनुल आबदीन मरक्यार एक बोट ओनर थे, एक नाव के मालिक थे, अर्थात रामेश्वरम में नाव चलाने का काम किया करते। अपन चैप्टर को स्टडी करेंगे तो चैप्टर में ये चीज़ भी प्रदर्शित होगी, ये लाइन भी आएगी कि रामेश्वरम में एक टेम्पल था, विष्णु टेम्पल। तो वहाँ पार्वती शिव के विवाह की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, वहाँ एक ऐसा नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता था।
तो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री होते थे, उन तीर्थयात्रियों को उस मंदिर तक पहुंचाने के लिए जो रामेश्वरम में ये अब्दुल कलाम साहब के पिता जैनुल आबदीन जी थे, वे यात्रियों को अपनी नाव में बैठाकर मंदिर तक पहुंचाया करते थे। तो ये एक बोट ओनर थे, बहुत ही सीधे और सज्जन व्यक्ति थे। ये हर प्रकार की विलासिता, सुख सुविधाओं की वस्तुओं से दूर रहा करते थे। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं इनकी मदर की। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की माँ है, जिनका नाम है आशी अम्मा। क्या नाम है? आशी अम्मा। ठीक है। ये एक हाउस वाइफ थी, एक रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक महिला थी। और किताब में यह चीज़ भी बतलाई गई है, चैप्टर में यह चीज़ बतलाई है, अब्दुल कलाम साहब ने खुद ने यह कहा है कि इनकी माँ इतनी धर्मपरायण थी, इतनी ज़्यादा धार्मिक थी कि वह इनके परिवार की लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा, लगभग दुगने बाहर के व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराया करती थी। और अब्दुल कलाम साहब को इनकी माँ खुद की रसोई में बैठ कर के ही भोजन कराया करती थी। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री, छोटी सी कहानी या छोटी सी जानकारी है अब्दुल कलाम साहब के बारे में। क्लियर है। अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई कहानी विंग्स ऑफ फायर, उसका एक अंश जो अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है माई चाइल्डहुड के रूप में। तो अपन स्टडी करते हैं माई चाइल्डहुड लेसन को पढ़ने की। तो देखिए, माई चाइल्डहुड जो ये लेसन है अपना, ये स्टार्ट होता है इस प्रकार से। देखिए, फर्स्ट लाइन है बिफोर यू रीड, कि आप पढ़ो उससे पहले। क्लियर है कि आप पढ़ो उससे पहले लेखक अपन से क्या कहना चाहता है, अर्थात अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो अपन से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, कैन यू थिंक ऑफ, क्या आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, एनी साइंटिस्ट, किसी भी वैज्ञानिक के बारे में, कि क्या आप किसी भी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो who have also been statesman, जो कि एक स्टेटमैन, एक राजनीतिक रहा हो, एक प्रतिभाशाली रहा हो, एक स्टेटमैन, स्टेटमैन जनरली अपन यहाँ लगा सकते हैं एक राजदूत रहा हो। क्या हो? एक राजदूत रहा हो, एक बहुत ही प्रतिभापूर्ण व्यक्ति रहा हो। आप ऐसे किसी एक वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं, विश्वविख्यात रहा हो। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, जिनका प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब कार्य, यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? कार्य। कि अब्दुल कलाम साहब जिनके स्पेस, अंतरिक्ष में कार्य, डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में कार्य, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और परमाणु जो टेक्नोलॉजी, तकनीक होती है, उस परमाणु तकनीक के तहत इनके कार्य गाइडेड इंडिया, भारत को मार्गदर्शित करते हैं इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में। जो 21वीं शताब्दी जो ये चल रही है, उस 21वीं शताब्दी में एपीजे अब्दुल कलाम के अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु संयंत्र के क्षेत्र में, परमाणु तकनीक के क्षेत्र में, और साथ ही डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में जो मार्गदर्शन है वह भारत को सशक्त बनाते हैं, भारत को एक नई राह दिखाते हैं। देखिए, बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और यही वो व्यक्ति है, अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम ही वो शख्स हैं जो कि बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। अर्थात 2002 में अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा या जीवनी, कि उनकी खुद की जो जीवनी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो खुद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो उस विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा में अपने बचपन के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ बतलाते हैं। तो जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं माई चाइल्डहुड, ये माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो किसका अंश है? वो एक छोटा सा अंश है उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का, कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, खुद के द्वारा लिखी गई एक किताब, एक घटना जो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानी जाती है, उसी के कुछ छोटे से अंश को आज अपन माई चाइल्डहुड के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर की फर्स्ट लाइन को। तो इसको मैं थोड़ा सा
स्लाइड कर लो ऊपर की तरफ पढ़ने के लिए, जिससे अपन को आसानी से दिखे और अपन अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो देखिए माई चाइल्डहुड, इसकी फर्स्ट जो लाइन है वो इस प्रकार से है। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। बॉर्न आप बखूबी जानते हो, बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, पैदा होना। कि आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ, अर्थात कलाम साहब कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय, ना तो गरीब और ना ही अमीर, बीच का जो वर्ग होता है वह मध्यम वर्गीय। कि मेरा जन्म मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली, तमिल परिवार में हुआ इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अस्टवाइल मद्रास स्टेट। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक प्रायद्वीप पर, इन द अस्टवाइल मद्रास स्टेट। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है तात्कालिक। क्या होता है? तात्कालिक, अर्स्टवाइल। कि तात्कालिक जो मद्रास स्टेट जो राज्य है, तात्कालिक मद्रास जो राज्य है, उस मद्रास राज्य के आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसका नाम रामेश्वरम है, वहां पर हुआ। वापस सुनना, समझना कि कलाम साहब कहते हैं कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में तात्कालिक मद्रास राज्य के रामेश्वरम नामक प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर हुआ था। क्लियर है? माय फादर जैनुल आबदीन, मेरे पिता जैनुल आबदीन। तो इनके पिता का नाम क्या है? जैनुल आबदीन। माय फादर जैनुल आबदीन, कि मेरे पिताजी जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। क्या मतलब होता है भैया फॉर्मल? मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मल, औपचारिक, औपचारिक। कि माय फादर, मेरे पिता जैनुल आबदीन के पास हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो कोई औपचारिक शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, और ना ही ज्यादा संपत्ति थी, धन दौलत थी। कलाम साहब कह रहे कि मेरे पिता के पास ना तो कोई औपचारिक शिक्षा थी और ना ही कोई ज्यादा धन दौलत थी। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, डेस्पाइट, डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। क्लियर है? और ये डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कमियां। क्या मतलब होता है? कमियां या खामियां, कमियां या फिर खामियां। तो कलाम साहब कहते हैं कि डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद भी। किन कमियों के बावजूद? कि पिताजी ना तो ज्यादा शिक्षित थे और ना ही ज्यादा धनी थे। इन कमियों के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। पजेस्ड, पजेस्ड का मतलब होता है रखना, पास में होना, रखना या पास में होना। और इनेट, इनेट का मतलब होता है पैतृक। क्या मतलब होता है इनेट का? इनेट का मतलब होता है पैतृक। ठीक। और विजडम, विजडम का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि। क्या मतलब है? ज्ञान या फिर बुद्धि। कि इन कमियों के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास ग्रेट, एक महान अर्थात बहुत अच्छी स्थिति की इनेट पैतृक बुद्धि थी। एंड ट्रू जेनरोसिटी, और ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्ची, और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। ऑफ स्पिरिट, और स्पिरिट का मतलब आत्मा, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं हृदय की। कि इन कमियों के बावजूद भी एपीजे अब्दुल कलाम के पिता के पास एक बहुत ही अच्छी पैतृक बुद्धि थी और स्पिरिट, हृदय की या मन की या आत्मा की एक सच्ची उदारता थी। क्लियर है? तो देखिए वापस सुनना कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि माय फादर हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर वेल्थ। मेरे पिता के पास ना तो ज्यादा धन दौलत थी और ना ही कोई औपचारिक शिक्षा थी। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद, इन खामियों के बावजूद भी ही हैड, वो रखते थे ग्रेट इनेट विजडम, एक बहुत अच्छी पैतृक बुद्धि, एंड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और हृदय की सच्ची उदारता। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट। ठीक। आइडल, आइडल का मतलब होता है आदर्श,
और हेल्पमेट का मतलब होता है जीवन साथी, सहयोगी। क्या होता है? सहयोगी। हेल्पमेट सहयोगी, जिसे अपन यहां कह सकते हैं जीवन संगिनी। क्लियर है? देखिए, ही हैड एन आइडल हेल्पमेट, उनके पास एक आइडल, एक आदर्श सहयोगी थी, उनके पास एक आदर्श हेल्पमेट, जीवन संगिनी थी। इन माई मदर आशिया, मेरी माँ आशिया के रूप में। तो कलाम की माँ का नाम क्या है? आशिया, और फादर का नाम क्या हुआ? जैनुल आबदीन। तो देखिए वापस सुनना, ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशिया, कि उनके पास मेरी माँ आशी अम्मा के रूप में एक आइडल हेल्पमेट, आदर्श जीवन संगिनी थी। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। क्या होता है? यहाँ से मिटा दूँ मैं थोड़ा सा, जिससे अपन को टिपिकल वर्ड्स के हिंदी ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। रिकॉल का मतलब याद करना। आई डू नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पाता हूं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, लोगों की वास्तविक संख्या। एग्जैक्ट का मतलब निश्चित या वास्तविक, कि मैं लोगों की वास्तविक संख्या याद नहीं कर पाता हूं। शी फीड एवरी डे, वह प्रतिदिन जिनको खिलाया करती थी। फीड का मतलब होता है भोजन कराना, खिलाना, कि लोगों की वह वास्तविक संख्या, जिन लोगों को वह भोजन कराया करती थी, मैं उन लोगों की वास्तविक संख्या को याद नहीं कर पाता हूं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन आई एम, मैं क्वाइट पूरी तरह से सर्टेन, निश्चित हूं, मैं पूरी तरह से निश्चित हूं, दैट फार मोर आउटसाइडर, बहुत ज्यादा आउटसाइडर का मतलब होता है घर से बाहर के लोग। कौन? घर से बाहर के लोग। कि आई एम क्वाइट सर्टेन, कि मैं पूरी तरह निश्चित हूं, आश्वस्त हूं, फार मोर आउटसाइडर, कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में घर से बाहर के लोग एट विद अस, हमारे साथ भोजन करते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली, हमारे परिवार के सभी लोगों की तुलना में। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, के हमारे परिवार के सभी लोग पुट टुगेदर, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उस संख्या से कहीं ज्यादा संख्या में फार मोर आउटसाइडर्स, बाहर के जो लोग थे, एट विद अस, हमारे साथ भोजन किया करते थे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी माँ बहुत धर्मपरायण महिला थी, वह अपने परिवार की संख्या से ज्यादा संख्या के लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया करती थी। तो इसलिए कलाम साहब कहते हैं कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मैं लोगों की उस वास्तविक संख्या को याद नहीं कर पाता हूं। शी फीड एवरी डे, जिनको वह प्रतिदिन भोजन खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, निश्चित हूं, दैट फार मोर आउटसाइडर्स, कि बहुत ज्यादा संख्या में बाहरी व्यक्ति एट विद अस, हमारे साथ भोजन करते थे, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली पुट टुगेदर, तुलना में उसके कि मेरे पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। क्लियर है? आगे चलते हैं तो इसको और स्लाइड कर लेते हैं, जिससे अपन को पढ़ने में और ज्यादा आसानी रहे। ठीक है, देखिए आगे है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। आई वॉज वन, मैं एक था, आई वॉज वन, मैं एक था, ऑफ मैनी चिल्ड्रन, उन अनेक बच्चों में, कि रामेश्वरम में और भी बच्चे थे, इनके परिवार में भी और बच्चे थे, और रामेश्वरम में और भी बालक थे। तो उस रामेश्वरम प्रायद्वीप पर इनके परिवार में, इनके कुटुंब में ये एक ऐसे बालक थे, ए शॉर्ट बॉय, एक छोटे कद का बालक, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जो अनडिस्टिंग्विश्ड, अजीब सा, कुछ विशिष्ट सा लुक दिखता था, कि ये उन अनेक बच्चों में एक ऐसे बालक थे जो कुछ विशिष्ट, कुछ अनडिस्टिंग्विश्ड, कुछ अजीब से दिखाई देते थे। बॉर्न टू ए टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और बॉर्न पैदा हुए थे, टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लंबी कद काठी के, हैंडसम सुंदर से माता पिता के यहाँ।
कि अब्दुल कलाम रामेश्वरम के सभी बच्चों में एक ऐसे बच्चे थे जो कुछ विशिष्ट थे, कुछ अनडिस्टिंग्विश थे, कुछ विशिष्ट से नजर आते थे और एक लंबी कदकाठी के सुंदर से माता पिता के घर में जन्मे थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक। क्या मतलब होता है? पैतृक, पूर्वजों का। एंसेस्ट्रल, पूर्वजों का। कि कलाम साहब कहते हैं वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पैतृक घर में, अर्थात हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ऐसा घर जिसका निर्माण इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। कि हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे और उस घर का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। फेयरली का मतलब पूरी तरह से, क्या? पूरी तरह से। लार्ज, बड़ा सा, और पक्का हाउस तो आप जानते हो, पक्के मकान, मिट्टी वगैरह की नहीं, पक्के मकान जैसे आजकल अपन देखते हैं और अपन के जिस प्रकार के मकान है वो सारे पक्के मकान हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बताते हैं कि इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कि हमारे पूर्वजों का घर, हमारे पूर्वजों का मकान पूरी तरह से एक बड़ा सा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना। क्या होता है? चूना का पत्थर। चूना का पत्थर। कि हमारा जो पूर्वजों का मकान था वह मकान मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूने के पत्थर से बनाया गया था। एंड ब्रिक, और ब्रिक का मतलब होता है ईंट, कि हमारे पूर्वजों का मकान ईंट और चूने के पत्थरों से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और हमारे पूर्वजों का मकान मॉस्क्यू स्ट्रीट का मतलब गली, कि रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। कि हमारे पूर्वजों का मकान जो था वो रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था। एक बहुत ही बड़ा, पूरी तरह से पक्का मकान था जो कि चूने के पत्थर और ईंटों से बनाया गया था, और उस मकान का निर्माण मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। देखिए, माई ऑस्टर फादर, अब ये आया है ऑस्टर का मतलब होता है सीधा साधा, अपन यहाँ कह सकते हैं ऑस्टर, सादगीपूर्ण। क्या कह सकते हैं? सादगीपूर्ण, सीधा साधा। कि माय ऑस्टर फादर, मेरे सादगीपूर्ण पिता, मेरे सीधे साधे पिता, यूज्ड टू अवॉइड का मतलब दूर रहना या बचना, यूज्ड टू अवॉइड बचा करते थे, दूर रहा करते थे, ऑल इन असेंशियल कंफर्ट्स, सभी इन असेंशियल अनावश्यक, इन असेंशियल अनावश्यक कंफर्ट्स का मतलब सुख सुविधाओं से, एंड लग्जरीज, और लग्जरीज का मतलब होता है विलासिता की चीजें, किसकी? आराम उपयोग की चीजें। कि मेरे ऑस्टर फादर, सादगीपूर्ण पिता, यूज्ड टू अवॉइड, अक्सर दूर रहा करते थे, ऑल इन असेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, सभी प्रकार की अनावश्यक सुख सुविधाएं और विलासिता की वस्तुओं से। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज, हर प्रकार की जरूरत, किसी भी प्रकार की जरूरत, वर प्रोवाइडेड, हमें प्रदान की जाती थी, इन टर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में, मेडिसिन्स, दवाइयों के रूप में, क्लॉथ्स, कपड़ों के रूप में। कि मेरे सादगीपूर्ण जो पिता थे वे पिता हमेशा अनावश्यक सुख सुविधा और विलासिता की वस्तुओं से दूर रहा करते थे, लेकिन फिर भी हमारी हर प्रकार की ज़रूरत, अब वो चाहे कपड़े पहनने की ज़रूरत हो, या फिर खाने पीने की ज़रूरत हो, या फिर दवाइयों की ज़रूरत हो, वो हर तरीके से और सही अवस्था में पूरी कर दी जाती थी। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वुड से, मैं यहाँ कहूँगा, कलाम साहब कहते हैं कि वास्तव में मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि माइन, मेरा चाइल्डहुड, जो बचपन था, वेरी सिक्योर, बहुत सुरक्षित था। कलाम साहब कहते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आई वांट टू से, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था, बोथ मैटरली एंड इमोशनली,
मैटेरियली भौतिक रूप में, एंड इमोशनली, इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप में, कि भावनात्मक रूप में देखा जाओ अर्थात मन के आपस के लगाव के देखे जाओ, एक दूसरे के प्रेम व्यवहार की बात करो, तो इस रूप से मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था। और मैटेरियली यदि भौतिकता की बात करो तो कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, शिक्षा की किसी प्रकार से कमी नहीं थी, खाने की भी किसी प्रकार से कमी नहीं थी। तो इन दोनों ही पहलुओं, भावनात्मक और भौतिक दोनों ही रूप में मेरा बचपन जो था वो पूरी तरह से क्या था, सिक्योर, सुरक्षित था। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं तो इसको फिर स्लाइड करना पड़ेगा अपन को पढ़ने के लिए। क्लियर है? अब देखिए आगे की लाइन जो है वो इस प्रकार से आती है कि देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। ब्रोक आउट का मतलब होता है छिड़ जाना या फूट पड़ना। क्या होता है? ब्रोक आउट, छिड़ गया या फूट पड़ा। क्लियर है? कि देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध इन 1939, सन 1939 में छिड़ गया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। When I was 8 year old, जब मैं 8 वर्ष का था, अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। फॉर रीजन्स, क्या कारण थे? फॉर रीजन्स, क्या कारण थे? आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं उन्हें आज तक नहीं समझ पाया। कि फॉर रीजन्स, किन कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं उन्हें समझने के लायक नहीं हो पाया। कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या रहे, मैं उन्हें नहीं समझ पाया। A sudden demand of tamarind seeds, सडन का मतलब होता है अचानक और डिमांड का मतलब होता है मांग। टेमेरिंड का मतलब क्या होता है? इमली। क्या होता है? इमली। और शीड का मतलब क्या होता है? बीज। कि देखिए वो कहते हैं कि अ सडन डिमांड फॉर टेमेरिंड सीड, कि अचानक ही टेमेरिंड सीड, इमली के बीजों की डिमांड, जो मांग थी वह मांग इरप्टेड का मतलब होता है बढ़ जाना, कि अचानक ही इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। इन द मार्केट, बाजार में। I used to collect the seeds, मैं used to अक्सर collect the seeds, बीजों को इकट्ठा करता, and sell them और उनको बेच देता, to a provision shop। provision shop का मतलब होता है परचून की दुकान, परचूनी की दुकान। कि मैं उन बीजों को इकट्ठा करता और एक परचूनी की दुकान पर बेच देता, ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद की गली में। कि मस्जिद की गली में ही एक परचूनी वाले की दुकान थी। तो जब अचानक ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड बढ़ी, तो मैं अक्सर उन बीजों को इकट्ठा करता और मस्जिद की गली में परचूनी की दुकान पर बेच दिया करता। अ डेज कलेक्शन, एक दिन का एकीकरण, एक दिन का एकत्रीकरण जो था, वुड फैच मी आ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। प्रिंसली का मतलब होता है यहां पर तुच्छ। क्या? तुच्छ सी, ना के बराबर सी, ना के बराबर। कि एक दिन में इकट्ठे किए गए बीजों का जो कलेक्शन होता था वह कलेक्शन वुड फैच मी प्रदान करवाता था, मुझे अर्जित करवाता था, प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, 1 आना जैसी तुच्छ राशि। कि मैं उस पूरे एक दिन में जितने भी इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और दुकान पर ले जा करके जब उनको बेचता था, देता था, तो वो महाजन जो था, परचूनी वाला जो था, मुझे उन बीजों के बदले एक बहुत ही तुच्छ सी, ना के बराबर 1 आना जो राशि होती थी वो दे दिया करता था। क्लियर है? आज के लिए अपन यहाँ तक ही पढ़े। क्लियर है? ठीक है, आगे वाले वीडियो में अपन आगे की स्टोरी को डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। गुड लक, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।